हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। ये तस्वीरें देखिए, विपक्ष के 26 दल एक साथ बैठक कर रहे हैं बेंगलुरु में। उन्होंने नाम दिया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और ये तमाम 26 दलों के नेता हैं जिनकी तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, स्टालिन, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार। ये तमाम लोग एकजुट हैं, 26 दल हैं। वहीं बीजेपी के एनडीए की बैठक हो रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नाम दिया गया था, जो शरद यादव के नेतृत्व में बना था, वही उसके कन्वेनर थे। उसमें लगभग 38 दल है, तो 26 बनाम 38। लेकिन सबसे मज़ेदार कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये वीडियो सुना आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी और जातिवादी पार्टी हैं। कितना मजाक है ये। उनका आज एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन अलग है जो कोई और नहीं बताएगा। लोग कह रहे हैं कि जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो डर से, इनकम टैक्स ईडी के डर से बीजेपी में चले जाते हैं। नारायण राणे हों, अजीत पवार हों, या अभी जो हाल ही में गए हैं, सोचिए। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवादी पार्टी हैं। सवाल है कि चिराग पासवान, ओपी राजभर, जातिवादी पार्टी का क्या मतलब होता है? ये सीधा सीधा आरोप है। सोचिए, जातिवादी पार्टी का आरोप इस देश की मीडिया लगाता रहा है। लेकिन एनडीए 38 पार्टी का गठबंधन नहीं है। एनडीए का सबसे जो मजबूत पक्ष है वो है मीडिया, टीवी और अखबार। टीवी अखबार लगातार सवाल पूछ रहा है कि इनके प्रधानमंत्री के चेहरे कौन हैं। बीजेपी तो सरेआम कह रही है कि ये लोग जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं। सोचिए, 2014 में इसी तरह से कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 2G स्कैम, नतीजा कुछ नहीं आया। उसमें कुछ बहुजन नेता नप गए, जैसे कनिमोड़ी को जेल जाना पड़ा था, ए राजा जो उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उनको जेल जाना पड़ा था डीएम के कोटा से। नतीजा कुछ नहीं निकला। भ्रष्टाचार के ही अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे, इनके 2 नेता जेल में हैं। फ़र्क इतना आया है कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव या शिबू सोरेन के खिलाफ जांच होती थी। मोदी जी के राज में राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई, लेकिन जेल नहीं गए। सोचिए, राहुल गांधी की तो हो सकता है सदस्यता भी लौट आए। 21 जुलाई को उनकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुजनों को प्रिविलेज नहीं है। सवाल है कि प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, बहुमत की सरकार चला रहे हैं, मजबूत सरकार कहते हैं। अगर ये सारे भ्रष्टाचारी हैं तो इनको जेल में क्यों नहीं डाल दिया? वहीं पब्लिक उनसे, जो सोशल मीडिया पर उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी थी तो जिन जिन को आपने भ्रष्टाचारी कहा और जिसके जिसके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हुई, उन सब लोगों ने जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उनको बरी कर दिया गया या वो बीजेपी के गठबंधन में है। तो फिलहाल 2023 है ये, और खेल बदलता हुआ दिख रहा है। विपक्षी दलों के दबाव में बीजेपी पहली बार दिख रही है। प्रधानमंत्री जो हैं वो लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 2024 का जो चुनाव है वो सब कुछ अहम होने वाला है। और कुछ तो बात है, 10 साल से सरकार थी, एनडीए लगातार घटता जा रहा था। प्रकाश सिंह बादल अलग हो गए थे, चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे, तमाम ऐसे, नीतीश कुमार अलग हो गए जो बड़े घटक थे। शिवसेना सबसे लंबी पार्टनर थी, लंबे समय से पार्टनर थी बीजेपी की, वो अलग हो गई है। एक समय में ममता बनर्जी भी एनडीए की हिस्सा रही हैं, नीतीश कुमार भी रहे हैं। तो ये सब कमा है। और सवाल है कि 2023 में, उस समय जब विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, उसके समय ठीक पैरेलल आज ही एनडीए की बैठक हो रही। इसका मतलब है कि बीजेपी में घबराहट है, सख्ते में है। उस पर से इंडिया नाम रख दिया है। ये जो नाम रखा है, इसका मतलब है कि विपक्ष के नेताओं ने इस बार प्लानिंग की है, उनकी भी तैयारी भरपूर है।
और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस उन्होंने नाम रखा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती विपक्ष के पास होगी वो होगी मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, जिस पर बीजेपी सरकार का कंट्रोल है और उसके हिसाब से वो परसेप्शन बना रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है। टीवी अखबार में जो पत्रकार हैं, जो उसके संपादक हैं और जो उसके मालिक हैं, वो जाति की वजह से वो बीजेपी को सूट करता है, आरएसएस को सूट करता है। सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत स्पेस है, लेकिन सवाल है कि विपक्ष को मीडिया से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए उसके पास क्या संसाधन है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आज हमला किया है, एक तो उन्होंने इन दलों को परिवारवादी कहा है और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये दल भ्रष्टाचारी भी हैं और तीसरा ये दल जातिवादी भी हैं। अब देखना है कि जो आरजेडी के ब्राह्मण संपादक हैं, प्रवक्ता हैं, वो कैसे डिफेंड करते हैं। सपा हो, बसपा हो, आरजेडी, इन सबके प्रवक्ता ब्राह्मण समाज के लोग हैं और वो खुलकर डिफेंड नहीं कर पाते हैं। अगर विपक्षी दलों को कोई शानदार तरीके से डिफेंड करता है तो वो राजकुमार भाटी जो गुर्जर समाज से हैं, जो ओबीसी हैं, वो बहुत शानदार डिफेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कमी है मीडिया मैनेजमेंट की तो वो विपक्ष के पास है। उसकी कमी कैसे पूरी करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि विपक्ष के पास SC ST OBC के जो लोग हैं वो नहीं है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात है, सोचिए, विपक्ष के 26 दल जरूर हैं, उसमें 5 CM भी हैं। अरविंद केजरीवाल CM हैं, भगवंत मान CM है, स्टालिन CM हैं, उसके बाद अखिलेश यादव CM रहे हैं पहले। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की कोशिश है कि जो कम्युनिटी वाइज लीडर है, जो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला था, उसको अपनाया जाए और उस कड़ी में वो बेहतर करती हुई दिख रही है। यूपी और खासकर बिहार में जहां 80 और 40 सीटें हैं, यूपी में निषाद समाज की पार्टी जो है, संजय निषाद, वो उनके साथ हैं, OP राजभर उनके साथ चले गए हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। वहीं से बिहार में चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन मांझी जी और चिराग पासवान उनके साथ है, पशुपतिनाथ पारस ऑलरेडी उनके साथ है। तो विपक्ष से ज़्यादा बीजेपी जो जाति का कॉम्बिनेशन है उसको तलाश रही है और उनकी कोशिश है कि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि टीवी अखबार से लड़ना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एक बात है कि उनकी बैठक ने उनको मजबूत तो किया है। सोचिए, बड़ी जनाधार वाली पार्टियां जो है वो सपा बड़ी जनाधार की पार्टी है, जैसे या फिर आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी हैं, ये तमाम, स्टालिन हैं, ये सब बड़े आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकारें हैं। तो लगभग अभी जो खड़गे ने ट्वीट किया, लगभग 16 राज्यों में उनकी सरकारें हैं जो विपक्ष में अभी एकजुट हुए हैं। उनकी 16 राज्यों में सरकारें हैं। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे बदरुद्दीन हैं जो असम से हैं, या ओवैसी हैं, ये दोनों गठबंधन में नहीं हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। वो देश भर में ज़रूर कैंडिडेट देंगे, तो क्या मुस्लिम वोटों का डिवाइडेशन होगा। उसके बाद मायावती जो हैं वो विपक्ष के गठबंधन में नहीं है। मुझे लगता है वो सत्ता पक्ष के साथ तो नहीं जाना चाहेंगी, बीजेपी के साथ ओवैसी या मायावती नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे में वो अकेले अगर चुनाव लड़ती हैं तो ये बड़ा फैक्टर है। उससे में मायावती जी के लिए ये है कि अगर वो गठबंधन में नहीं आती है यूपी में, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, सोचिए, जो बीजेपी सवर्णों का वोट एकमुश्त उनको मिल रहा है, सवर्ण समाज का वोट, जिनके लिए उन्होंने काम भी किया है, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, तमाम मलाई पदों पर सवर्ण समाज का वर्चस्व और बढ़ा है, तो वो उनके साथ हैं। उसके बाद वो ओबीसी लीडरशिप की पार्टियों को जोड़ने में भी कोशिश करें, लेकिन कोई बड़ी जनाधार वाली पार्टी उनके साथ गठबंधन में अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अनुप्रिया पटेल को अगर छोड़ दें, राजभर को छोड़ दें, चिराग पासवान को छोड़ दें, तो ये इस पर भी विपक्ष को काम करना पड़ेगा। टीवी अखबार से तो उनको लड़ना ही है। लेकिन सबसे जो खास बात है, बीजेपी का जोर जो है वो उन नेताओं पर है जिनके पास उनकी कम्युनिटी का वोट है। वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर भी विपक्ष के कैसे हमलावर होंगे नहीं पता। लेकिन परिवारवाद को लेकर वो जैसी बोलते हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होता है। लोग सवाल पूछते हैं कि अगर भ्रष्टाचारी जो आप जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो आपके पार्टी में चले जाते हैं, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो कैसे होगा।
अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है, ईडी, इनकम टैक्स सब आपके पास है, अगर ये सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं तो इनको जेल में डालिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। 10 साल का फास्ट ट्रैक कोर्ट था, आपने सजा क्यों नहीं दिला दी सारे भ्रष्टाचारियों को? इस देश में भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक जो भी लोगों को सजा होती रही है उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी ज़्यादा रहे। लालू यादव को सजा दे दी गई, शिबू सोरेन को बहुत लंबे समय तक जेल में डाला गया है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो 2024 को लेकर तलवारें खींच गई हैं, पिच तैयार है और पहली बार बीजेपी बैकफुट पर दिख रहा है। नाम को लेकर भी उन्होंने अच्छा कोशिश किया, इंडिया नाम दिया है। 26 दलों का ये गठबंधन है, बेंगलुरु में बैठक है दूसरे दौर की। अब लगभग तय हो गया है कि सोचिए इसका एक सोशल इम्पैक्ट तो होगा ही, पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप सोचिए। दिल्ली में 7 सीटें हैं और पंजाब की सीटों को आप मिला दीजिए, तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों राज्यों में गठबंधन करके लड़ती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस का गठबंधन, बिहार में और मुकेश सहनी अगर उसमें आते हैं तो वो भी विनिंग अलायंस हो सकता है। यूपी में मामला फंस रहा है, यूपी में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और कांग्रेस तो अब लगभग तय है। अब सवाल है कि बीएसपी क्या करने जा रही है। अगर बीएसपी नहीं आती है तो फिर चंद्रशेखर एक बड़ा पत्ता होंगे विपक्षी दलों के लिए, वहाँ भी तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा बीजेपी को। हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ सकता है, पंजाब में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद उनको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उसके बाद उनको इन तमाम राज्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये वो राज्य हैं जहां उन्होंने 100% स्कोर किया था। यहाँ तक कि बिहार और झारखंड में भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के पास गेनिंग प्रदेश कौन सा है? अगर पश्चिम बंगाल में उन्होंने गेन किया था 15-16 सीटें, अगर वहाँ ममता बनर्जी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियाँ तीनों एक साथ लड़ती हैं तो फिर वहाँ उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या बीजेपी नवीन पटनायक के साथ गठबंधन में नहीं है तो क्या बीजेपी उड़ीसा में गेन करेगी? क्या बीजेपी कर्नाटक, केरल में गेन कर सकती है, तमिलनाडु में गेन कर सकती है? इसकी संभावना कम है। वहीं आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में गेन कर सकते हैं, उसकी भी संभावना कम है। गुजरात में भी हो सकता है कि वो अपनी सीटें बचा ले जाए, जिसकी कम संभावना है। लेकिन मायावती एक बड़ा फैक्टर है। अगर मायावती के साथ गठबंधन होता है या चंद्रशेखर आजाद के साथ इस गठबंधन में वो रखते हैं तो शेड्यूल कास्ट वोट जो थोड़ी बहुत बीजेपी को मिल सकती है वो भी दिक्कत है। मुझे लगता है कि कम से कम दलित समाज में ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद या मायावती, किसी एक को तो अपने पाले में विपक्षी दलों को रखना पड़ेगा। और इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कम से कम अजमल या ओवैसी में से भी उनको एक को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये बहुत सही मसला है, इस पर विपक्ष को बात करनी चाहिए। वहीं टीवी अखबार से भी उनको लड़ना पड़ेगा। तो ये 2 बड़े फैक्टर है। उसमें 3 बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने पत्ते नहीं खोले और तीनों मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो तेलंगाना के केसीआर हों या नवीन पटनायक हों या फिर जगन मोहन रेड्डी हो। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो ये तीनों बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि दलित, पिछड़े, मुस्लिम वोटों का इनका भी नुकसान है। विपक्ष के पास जो सबसे बड़ी ताकत है उसमें ओबीसी फैक्टर है। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हों या फिर आपको बता दें नीतीश कुमार हों, ये तीनों, स्टालिन हो, ये ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इनका दबदबा है हिंदी प्रदेशों में। नीतीश कुमार अकेले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अपना दबदबा रखते हैं, उनकी कम्युनिटी का वोट है, ये बड़ा फैक्टर है। मायावती और चंद्रशेखर में से कोई एक भी अगर इस पाले में आता है तो बड़ी मजबूत हो जाएगी ये गठबंधन, जो शायद अभी विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है। और ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल में से भी एक पक्ष को उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। तो जहां इन लोगों की कोशिश है कि गठबंधन बड़े दलों से किया जाए, बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो बड़ा भाई है, वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाए ताकि मार्जिनल एरर से बीजेपी चुनाव जीत सके। दिलचस्प होगा जो भी होगा, लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल विपक्ष का पलड़ा भारी दिख रहा है, एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन टीवी अखबार का जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, जो कॉकटेल कॉम्बिनेशन है, वो बीजेपी को मजबूत बनाता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या 2024 में इंडिया बनाम एनडीए में कौन भारी पड़ेगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।